बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस क्या चीज़ हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का और ये चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन का मतलब है नेचर, कि किसी क्वांटिटी की नेचर क्या है। सम टाइम हमारे पास क्वांटिटीज डिफरेंट वे से गिवन होती हैं लेकिन उन सब की नेचर सेम होती है, तो इसका मतलब उनकी डायमेंशन सेम होगी। मसलन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास रेडियस है, वो आपको पता है, आप उसको वो एक लेंथ है। अब किसी जगह पे हाइट मेजर करते हैं तो वो भी लेंथ है, किसी जगह पे आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो भी लेंथ है। इन तमाम की डायमेंशन और नेचर क्या है, सेम है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है जब हम चीज़ों की डायमेंशन जो है ना इस वे से लेते हैं कि उनकी नेचर सेम है, तो उनके लिए एक डायमेंशन यूज़ करेंगे। तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेंथ यूज़ करेंगे। उसका एज क्या होगा उसी को हमने आगे देखना है। तो डायमेंशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन रिलेशन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। जी, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब आप देखेंगे आगे कि कोई भी, जैसे ये v है, आपको पता है कि इसकी डायमेंशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे और टाइम पे। लेंथ और टाइम दोनों क्या है, बेसिक क्वांटिटीज है, तो बेस क्वांटिटीज पे ये डिपेंड करेगी। उससे आप जो डायमेंशन है वो डिराइव्ड क्वांटिटी की बता सकते हैं। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये याद रखिएगा, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। जब भी डायमेंशन की बात होगी तो इक्वेशन के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने लाजमी लगाना है। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो ये समझ लें कि ये आपकी मिस्टेक है। तो हम सिंपल सा केस लेते हैं। सपोज कर लें कि ये v है हमारे पास, ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और टाइम पे। लेंथ ऊपर आएगी, टाइम नीचे आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन। यहाँ हम 3 डायमेंशन लेंगे। मैस की डायमेंशन m के साथ शो करेंगे जैसे यहाँ पे है, लेंथ की डायमेंशन जैसे यहाँ भी l के साथ शो किया हुआ है, और टाइम की डायमेंशन t के साथ शो करेंगे। फिर ये देखेंगे कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी इन 3 में से किस पे डिपेंड करती है और किस फॉर्मेट पे डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ नजर आ रहा है कि v क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये देखें लेंथ ओवर टाइम, तो लेंथ ऊपर आ जाएगी, टाइम नीचे, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, LT-1। स्क्वायर ब्रैकेट आपने नहीं भूलना, जल्दी में लिखते हुए स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो ये समझ लिया आपकी मिस्टेक काउंट होगी। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, वो किस पे डिपेंड करती है, मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अगर v LT-1 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, LT-2। और m की डायमेंशन क्या है, मैस की m लिखेंगे, बड़ा M, तो ये इसको इकट्ठा करें तो क्या बन जाएगा, MLT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या बनेगी, MLT-2, और स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी यूज करने हैं। इस तरह तो हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि वो M, L और T पे डिपेंड कर रही हैं। वो तमाम क्वांटिटीज जो M, L और T पे डिपेंड करेगी उनकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है, जो हमारा मेन काम होगा, इससे हम बहुत से काम ले सकते हैं। तो सपोज कर लें, पहला यहाँ पे दिया हुआ है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, कि क्या ये इक्वेशन इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है डायमेंशन के वे से, तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट है, वरना इसमें कोई ना कोई फैक्टर मिस होगा। सपोज कर लें हमने लिखा है v = F क्रॉस L डिवाइडेड बाई m। ये आप मेजर कर रहे हैं स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। ये कैसे आप मेजर करते हैं, उसके लिए वो जिस मीडियम में से गुजर रही है, सपोज कर ले अगर वो एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है और स्ट्रिंग का मैस कितना है, ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। उससे v की वैल्यू चेंज हो सकती है। v = F क्रॉस L और m। अब ये m नीचे क्यों है, L के ऊपर कैसे है, हम ये देखते हैं कि इनकी डायमेंशन दोनों साइड पे अगर इक्वल आ जाती है तो ये क्वेश्चन करेक्ट होगी। देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहा है, v की डायमेंशन क्या है, ये हमने पहले की हुई है यहाँ पे। अब डायरेक्ट लिखेंगे LT-1। और राइट हैंड साइड क्या होगी, हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, फोर्स की, लेंथ की और मैस की डायमेंशन चाहिए, और अंडर रूट है तो इसका मतलब है 1/2 भी आएगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, MLT-2, और ये 1/2 अटैच हो गया। जी, दूसरा में किसकी चाहिए, लेंथ की, तो लेंथ की क्या होगी, L1/2। और तीसरा किसकी चाहिए, m की, ये m मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, m-1/2। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये खुद ब खुद ये m 1/2 और ये m-1/2 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
और यहां पे ये L और ये वाला 1/2 और 1/2 ये इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या बच जाएगा सिंगल L, और ये -2 और ये 2 कैंसिल हो गए, यहां बच जाएगा -1। आपके पास रिजल्ट क्या आ गया LT -1, ये देखें हमने किया हुआ है L2 ये पावर में लिखेंगे आप T -2 रेज़्ड टू पावर 1/2, तो ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा LT -1। इसका मतलब है जब आपने राइट साइड को सॉल्व किया तो उसकी भी डायमेंशन क्या निकल रही है जो लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है करेक्ट है। तो इस तरह कोई भी इक्वेशन गिवन हो, आप जो क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे है उनकी डायमेंशन निकालें और जो राइट साइड पे है उनको सॉल्व करें, अगर डायमेंशन सेम आ जाती हैं इसका मतलब है वो इक्वेशन करेक्ट है। तो ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आपसे शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि इसको सॉल्व करके दें। ठीक हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, ये एक और इसकी एप्लीकेशन है। ये क्या एप्लीकेशन है, ये हमने एक एग्जांपल ली है। उसने कहा है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल करें, सपोज कर लें कि हम अगर सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल को शो करवाते हैं, हमें पता है कि उसमें सपोज कर लेंगे बॉब अटैच है उसके साथ, और ये ऐसे जो है ना यहाँ पे ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा जी जनाब। अब यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी कि ये जो इसका टाइम पीरियड है, एक पूरा चक्कर, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मैस ऑफ द पेंडुलम, ये मैस ये धागे का और बॉब का, मोस्टली तो वो बॉब का मैस होगा तो धागे का ना होने के बराबर होगा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहाँ से लेके यहाँ तक, थीटा कितना बन रहा है, यहाँ से छोड़ेंगे तो थीटा ज़्यादा होगा, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड का इन तमाम चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या सपोज कर ले मैं ये मैस ले रहा हूँ, सपोज कर ले कि मैस को कम या ज़्यादा करने से हो सकता है टाइम पीरियड में कोई फर्क ना पड़े। कौन से फैक्टर्स हैं जो इनमें से डिपेंडेंट होंगे और कौन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, कौन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन डायमेंशन की मदद से हम यहाँ से कुछ और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमने ये कह दिया कि ये चार चीज़ें हैं, ये टाइम पीरियड के साथ अटैच हैं, इसकी पावर ए रख दी, लेंथ की पावर बी रख दी, थीटा की पावर सी रख दी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी पावर डी रख दी। ये हमने पावर्स मेजर करनी है, इससे पता लग जाएगा ना कि इनका इसके साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, थोड़ा डिटेल के साथ होता है लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लेके आए, यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ तक ये इक्वेशन है। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होते हैं जिनका यूनिट नहीं होता वो डायमेंशन में शुमार नहीं होंगे, उनके बारे में डायमेंशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो ये देखें, जब डायमेंशन की मैंने बात किया तो कांस्टेंट नहीं लिखा। अब मैस की डायमेंशन क्या होती है, m, आपको पता ही है। लेंथ की डायमेंशन l, थीटा जो है इसकी मैंने डायमेंशन नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, कि थीटा इक्वल होता है s/r, कि आपके पास आर्क कितनी और रेडियस कितना है, लेंथ ओवर लेंथ, इसको डिवाइड आप अगर जो है ना ये डिवाइड करें एक दूसरे पे तो थीटा किस चीज़ की इक्वल आ गया, 1 के, तो इसलिए आप थीटा को यहाँ से निकाल दें। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि इसकी यहाँ से डायमेंशन किसकी इक्वल आ रही है, 1 के, डायमेंशन लेस, इसको निकाल दें। और जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये देखें एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2। जी जनाब, तो ये जी एक्सेलरेशन है क्योंकि इसकी नेचर क्या है, अभी मैं बता रहा था ना, डायमेंशन मीन नेचर, ये ए हो या जी हो, यहाँ पे अगर जी है तो इसकी नेचर क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, तो ये एक्सेलरेशन है। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, LT-2 रेज़्ड पावर डी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये अगला मरला है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी न्यूमेरिकल है लेकिन इसको समझना है हमने। हम क्या करेंगे, इन पावर्स को अंदर लेके आएंगे। अब यहाँ में लेंथ की पावर b है और इधर लेंथ की पावर d है, तो इन दोनों को इकट्ठा करें, पावर्स ऐड हो जाती हैं, b + d, तो t की क्या रह जाएगी, -2d। अब इक्वेशंस की दोनों साइड पे कोई भी एक क्वांटिटी ले लें और उनकी पावर्स को कंपेयर करें। सपोज कर ले मैं मैथ्स ले लेता हूँ, मैथ्स की पावर इधर कितनी है, a, और इधर क्या है, मैथ मौजूद नहीं है, तो इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी जी। तो दोनों को आप अगर कंपेयर करें तो पावर्स के हिसाब से पावर्स को कंपेयर करना है, तो a किस चीज की इक्वल आ गया, 0 की इक्वल आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंपेयर पावर ऑफ t, t की पावर को दोनों साइड्स पे कंपेयर करें, तो इधर t की पावर कितनी है, 1,
और इधर टी की पावर कितनी है -2d। पावर्स को कंपेयर करना है, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, इधर भी टी इधर भी टी जी। तो -2d इक्वल्स टू 1, तो d किस चीज की इक्वल आ जाएगा -1/2। इसका मतलब हमने d भी निकाल लिया। अब आप लेंथ को कंपेयर करें दोनों साइड्स पे, इधर लेंथ किस फॉर्मेट में है b प्लस d, और इधर लेंथ मौजूद नहीं है, तो लेंथ क्या आ जाएगा b प्लस डी इक्वल टू 0। ये देखें b प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पे लेंथ मौजूद नहीं है, तो b किस चीज की इक्वल आ जाएगा -d के, और d की आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है -1/2। ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो d क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा 1/2। b की वैल्यू 1/2, d की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू पुट करें और d की वैल्यू पुट करें। जी जनाब, ये देखें यहां पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और d की वैल्यू। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 1/2, और d की वैल्यू कितनी निकाली है -1/2। ये देखें, तो बेस की पावर 0, आंसर 1 आ गया, l की पावर 1/2 और g की पावर क्या आ जाएगी -1/2। इक्वेशन क्या बन जाएगी t इक्वल्स टू कांस्टेंट l ओवर g रेज्ड पावर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट √l ओवर g। तो t किस चीज की इक्वल आ गया कांस्टेंट l ओवर g। इसका मतलब है कांस्टेंट जो है ये हम डायमेंशन से नहीं निकालते। तो यहां से हमें पता क्या लग रहा है कि t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड लेंथ के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, और g के साथ क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है लेंथ के साथ, और g पे मैथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली डायमेंशनल एनालिसिस से। तो हमारा मेन काम क्या था इस एग्जाम्पल में, हमें ये पावर्स निकालनी है, उसकी ट्रिक उसका जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। इसको आप बार बार देखें और इसको समझें, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। लास्ट पोर्शन, किसी कांस्टेंट जिसकी यूनिट्स होते हैं उसकी भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये एक फेमस ये एग्जाम्पल भी है, और ये जो है ना आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको गिवन हो या ना हो, ये चैप्टर नंबर 6 में भी हम यूज़ करेंगे, तो उस टाइम तक उम्मीद है आपको याद हो जाएगी। F = 6π∗RV, ये ड्रैग फोर्स की इक्वेशन है, यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं करता, ये चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल के साथ करेंगे। ईटा की डायमेंशन निकालनी है तो इक्वेशन से अलग कर लें। अभी तक ये इक्वेशन है, याद रखिएगा, अभी तक ये इक्वेशन है। जब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, हमें ईटा की डायमेंशन चाहिए। तो किस किस की डायमेंशन चाहिए हमें, F की, R की और V की। याद रखिएगा 6π को यहाँ नहीं लिखना, ये इक्वेशन है, ये डायमेंशन वाली इक्वेशन है, तो इसलिए 6π की डायमेंशन नहीं होती। अब फोर्स की डायमेंशन क्या है आपने निकाली हुई है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखें फोर्स की क्या होती है mLT-2, इसी को अब यहाँ भी यूज करेंगे जी। R की क्या लेंथ है L, V की क्या है LT-1। सॉल्व करें, L से L कैंसिल हो जाएगा जी, ये L ऊपर आके क्या बन जाएगा L-1, और T ये -2 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा m L-1 T-1। यहां से आप इसके यूनिट निकालें, m किलोग्राम लेंथ, मीटर -1, T सेकंड -1, इसका मतलब है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये यूनिट बनेगा ईटा का, और ये उसकी डायमेंशन है। तो आपने डायमेंशन भी निकाल लिया और उसके यूनिट भी निकाल लिए, किसकी मदद से डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। तो ये इसकी 3 बेसिक एप्लीकेशंस थी जो हमने की हैं, तो ये आपसे शॉर्ट आंसर में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर था, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये आसान वे से मैंने समझाने की कोशिश की है और ये आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।